डिकोडियंस डिकोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो का हमने पार्ट देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इवापोरेशन, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे इफ़ेक्ट होती हैं प्रेशर की वजह से, वो सब हमने देखा था हमारी लास्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज आप लोग के लिए खुशी की बात है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है फाइनली। तो चैप्टर तो कंप्लीट हो रहा है, बट चैप्टर के बाद कुछ धमाका होने वाला है। चैप्टर के बाद होगा आप लोग का टेस्ट। जी हाँ, बहुत पढ़ाई हो गई, अब आप लोग देंगे मुझे टेस्ट। अब वो टेस्ट कैसे होगा वो मैं आगे बताती हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने इवापोरेशन पे छोड़ा था ना, तो आज हम फैक्टर्स पढ़ेंगे इवापोरेशन के। लेकिन इवापोरेशन के फैक्टर्स पढ़ने से पहले एक बार इवापोरेशन को रिवाइज करेंगे। ओके, तो क्या था इवापोरेशन? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा ये बताइए, क्या हमेशा मैटर की स्टेट्स को चेंज करने के लिए क्या हमको उसको हमेशा टेम्परेचर देने की ज़रूरत है या प्रेशर देने की ज़रूरत है, तभी वो स्टेट्स अपनी चेंज करेंगी? तो उसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो एवापोरेशन का प्रोसेस था क्या कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज एवापोरेशन। पढ़ा था ना, ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। अब क्या होता है ना, देखो इवापोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। जब लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो सॉलिड के कंपैरिजन में, एक मिनट, सॉलिड के कंपैरिजन में वो जो क्या कहते हैं लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो कम होते होंगे ना सरफेस पे। सॉलिड के पार्टिकल्स तो पूरे सरफेस पे होते होंगे, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, मतलब बिल्कुल कम कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, बिल्कुल एक जगह नहीं है, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब उन पार्टिकल्स को सराउंडिंग से, ठीक है, एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि जब वो पार्टिकल्स कम है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो यानी कि उनके पास इवापोरेट होने की जो टेंडेंसी है वो भी ज़्यादा है, कि वो जल्दी से जो है वो इवापोरेट हो सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके, तो ये जो थी वो मैंने बताया आपको कि ये जो है वो इवापोरेशन था। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर्स, तो जल्दी से हेडिंग डाल लो आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, फैक्टर्स हमने डाल दिया। सबसे पहला एक चीज बताती हूँ, यहाँ एक वर्ड आएगा, ठीक है, चलो इसको लेके चलती हूँ। सबसे पहला जो फैक्टर है वो रेट ऑफ इवापोरेशन को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ रेट आ गया, मैं सिर्फ इवापोरेशन की तो बात कर रही हूँ, रेट का क्या मतलब हो गया? रेट का मतलब सीधा सा हो गया। बस एक चीज ध्यान रखो, जहां पे भी रेट की बात आएगी वहां हमेशा टाइम को कंसिडर किया जाता है। मतलब कि जो इवापोरेशन हो रहा है वो कितनी तेजी से हो रहा है, तेजी से भी नहीं, मतलब कितने टाइम में हो रहा है या कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी रेट की बात होगी किसी भी चीज़ को लेके, वहाँ हमेशा क्या किसकी बात करी जाएगी? रेट की बात करी जाएगी, ठीक है। तो पहला फैक्टर है, अब देखो ये जो साइन होता है ना, ये जो क्रॉस का साइन बनाया जाता है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब जो चीज हमें दिखानी होती है कि कोई चीज किसके उसके साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम जो है प्रोपोर्शनल से क्या कहते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब देखो ये हो गया, इसमें दो होते हैं, एक डायरेक्टली, ठीक है, एक डायरेक्टली का होता है और एक होता है इनवर्सली का। इनवर्सली देखो, सीधे से समझो, अगर डायरेक्टली का जहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, सिंबल डायरेक्टली और इनवर्सली का कोई अलग अलग नहीं होता है, सिर्फ ये प्रोपोर्शनल का है।
आगे वाली चीज़ अगर सीधे इसी लाइन में है, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिखी हुई है, तो मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब जितना इसमें चेंज आ रहा है उतना ही चेंज इसमें आएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ इन्वर्सली में लिखी हुई है, मतलब कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ ऐसे 1 में लिखी हुई है। इन्वर्स हम इसी तरीके से तो पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का इन्वर्स मतलब उल्टा कर देना, वो किस तरीके से होता है, हम जब उसको 1 के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या 1 के ही टर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 को हम होल कंसिडर करके चलते हैं। किसी भी चीज़ को हम कहते हैं कि ये होल है, मतलब 100% है, तो हम उसको 1 कंसिडर करते के चलते हैं, क्योंकि 1 जो एक सिंपलेस्ट नंबर है, ठीक है, इससे छोटा नंबर कोई भी नहीं है। तो 1 को हम जो है वो क्या कहते हैं कंसिडर करके चलते हैं कि ये एक होल नंबर है। तो अगर हम कोई कहते हैं कोई चीज़ फुल है, मैथ्स की बात बता रही हूँ, तो यानी कि वो 1 है, मतलब पूरी होल है। अगर हम कहते हैं कि वो चीज़ हाफ है, तो हम क्या कर देते हैं, हम 1/2 कर देते हैं, मतलब वो आधी हो गई। पहले इस 1 का मतलब था कि वो 1/1 है, मतलब फुल है, हमने कहा वो आधी है, वो 1/2 हो गई। तो क्या कर दिया हमने, इन्वर्स कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके। मैथ्स भी पढ़ा दिया साथ में आप लोग को, वो भी पढ़ाई जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा चैनल आपको पूरी एनसीईआरटी की नॉलेज देगा। गुड, तो ये बात समझ में आ गई, डायरेक्टली और इन्वर्सली का रिलेशन, ओके गुड। तो ये चीज़ थोड़ी बेसिक थी, समझाना बहुत ज़रूरी था, अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाँ, पहला फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया। अब बताइए क्या लिखा है मैंने, ये डायरेक्टली का साइन लिखा है या इनवर्सली का साइन लिखा है, सीधे इसी के साथ जा रही है ना, इसी लाइन में, तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सरफेस एरिया की। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। क्या होता है, अगर हमने, मम्मी क्या करती हैं जो है वो वेट क्लोथ्स होती हैं, वो जो है रूफ पे टेरेस पे जो है स्प्रेड आउट कर देती है, फैलाने को डाल देती है, तो कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। सुबह डाले शाम तक कपड़े सूख गए। अब क्या हुआ, वो कपड़े कैसे सूख गए, मम्मी उसको फैला के डालती है ना, ये थोड़ी ना है कि जैसे ही उसको हम ऐसे टाई करते हैं तो वैसे ही डाल देते हैं, नहीं ना, उसको फैला के प्रॉपर डाला जाता है ना कपड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, उसका मम्मी ने जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा दिया कपड़े का। अब जब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो पार्टिकल्स जो थे लिक्विड के वो आसानी से मूव हो गए। जब वो मूव हो गए तो क्या हो गया, उनको हीट भी मिल गई। जब हीट मिल गई तो क्या हो जाएगा, अब इवापोरेशन हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देंगे, उन्हें एनर्जी मिल गई ना हीट से। तो जब उनको हीट एनर्जी मिल गई तो वो इवापोरेट होना शुरू कर देंगे। और वहीं जो आप कपड़े जो है वो सिंपली ऐसे रख देते बिना क्या कहते हैं स्प्रेड करें, तो वो कपड़े देर में सूखते लेकिन उनको टाइम लगता सूखने में, क्योंकि उन पार्टिकल्स को जगह नहीं मिल पाई मूव करने के लिए। ये बात समझ में आई, ओके। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझा। अब हम दूसरा फैक्टर समझेंगे। तो हमारा दूसरा फैक्टर है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। आप जैसे ही उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो अपना जो सरफेस है उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे ना, बाहर भागने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, वो वेपर स्टेट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग सेटल इन लिक्विड स्टेट, ओके। तो समझ में आया, देखो ये इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, इसलिए ये पॉइंट मुझे समझाने की ज़्यादा नीड नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जिसको नहीं समझ में आया हो वो आप वहाँ से देख लेना, गुड। तो अब तीसरा पॉइंट है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। देखो ह्यूमिडिटी है ना मैम, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है प्रेजेंस ऑफ या क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, ठीक है, मतलब
पानी का अमाउंट कितना पानी का अमाउंट जो है वो वेपर्स में प्रेजेंट है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे क्या होता है रेनी डेज में ये होता है कि बारिश हो रही होती है, तो एटमॉस्फेयर में जो है वो गैसेस हैं, तो यानी कि गैसेस जो पार्टिकल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या है, उनमें कहीं ना कहीं पानी, वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वहाँ जमा हैं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ हम कपड़े डालते हैं तो वो देर में सूखते हैं, या उसको हमें वॉशिंग मशीन में ड्राई में सुखा के तब डालने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े डायरेक्टली नहीं सूखते, क्योंकि हवा में खुद लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो वो जो है वो जब लिक्विड के पार्टिकल्स सरफेस पे भी हैं, हवा में भी हैं, तो वो तो सेम पार्टिकल्स ही हैं ना, तो इस वजह से वो तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं। हवा के पार्टिकल्स जो होंगे वही तो इंटरेक्ट करना चाहेंगे, तो उनके पास भी एनर्जी है, इनके पास भी एनर्जी है। वो कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी हमें दे दो, वो कह रहे हैं अपनी एनर्जी हमें दे दो, तो दोनों में लड़ाई हो गई कि नहीं हम तो नहीं देंगे, तो दोनों जो है वो अपनी स्टेट ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं। इस वजह से जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ह्यूमिडिटी समझ में आ गई कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द वेपर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है रेट ऑफ इवापोरेशन का, वो है स्पीड ऑफ विंड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग बताइए कि जब हवा तेज चल रही होती है तब कपड़े जल्दी सूखते हैं ना। देखो चारों एग्जाम्पल जो है वो मैंने सिर्फ एक कॉमन एग्जाम्पल से बता दिए, चारों फैक्टर। सिर्फ वेटिंग क्लोथ से ही आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्पीड ऑफ विंड क्या होता है, देखो जब हवा तेज चल रही होती है तो आपने देखा होगा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल डेज है उससे कम टाइम लगता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स में बहुत एनर्जी है। अब लिक्विड के पार्टिकल्स को यही तो चाहिए, उन्हें एनर्जी तो चाहिए, उनसे उन्हें और एनर्जी मिल गई, और उन्हें जल्दी एनर्जी मिल गई सराउंडिंग से। ठीक है, इस वजह से वो जल्दी इवापोरेट हो गए। तो इसलिए जितनी तेज विंड होगी उतनी तेज प्रोसेस होगा इवापोरेशन का या रेट ऑफ इवापोरेशन का। एम आई क्लियर? गुड। अब एक पॉइंट आता है कि इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ऐसा क्यों? इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, बताइए आप लोग, ऐसा क्यों हो सकता है कि इवापोरेशन जो है कॉजेज कूलिंग? इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने, स्पेशली गर्ल्स, क्या हुआ होगा, जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, वो आप लोग ने जब अपनी नेल पेंट जो है वो छुटाई होगी, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हो। उसको हम केमिस्ट्री में जो केमिकल है उसका नाम उसका होता है एसीटोन। उसमें एसीटोन होता है, ठीक है, ये केमिकल है, उसको एसीटोन कहते हैं। ठीक है, जब वो हम एसीटोन अपनी पाम पे डालते हैं, ठीक है, कभी पाम पे डाल के देखना, ठीक है, तो क्या, पाम छोड़ो, आजकल जो है वो जब से कोरोना आया तब से उसके बाद से हैंड सैनिटाइज़र कितना यूज़ होने लगा। ठीक है, जब आप उसको डालते हो, जैसे आपने उसको 2-3 ड्रॉप डाली, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब वो एब्जॉर्ब होके गया कहाँ? वो कहीं नहीं गया। ठीक है, वो क्या करा, वो उसने आपके हाथ जो है ठंडा ठंडा छोड़ दिया। ठंडा ठंडा लगता है ना उसको यूज़ करने के बाद। तो क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स हैं ना, आपने इस पे डाला, जो उसके पार्टिकल्स थे, लिक्विड में था ना, उसके पार्टिकल्स को क्या हो गया ना, एनर्जी मिल गई उसके सराउंडिंग से। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में थी, वेपर्स की फॉर्म में थी ना, उसने क्या करा, वो हमारे हाथ पे आया। ठीक है, उसने जो एनर्जी थी लिक्विड फॉर्म में वो तो हमारे हाथ में छोड़ गया वो, लेकिन वो जो एनर्जी इवापोरेशन में उसकी, मतलब वो जो लिक्विड था वो उड़ गया। जो वो एनर्जी इवापोरेशन में थी ना, इवापोरेशन के प्रोसेस में जो उसकी लॉस्ट हुई थी, जो लूज हुई थी, वो उसने सराउंडिंग से गेन कर ली, सराउंडिंग्स में वेपर से गेन कर ली। ठीक है, और जब उसने गेन कर ली तो वो इवापोरेट हो गया था। ठीक है, जब उसने गेन कर ली तो उस वजह से उसने हमारी जो पाम थी वो ठंडी छोड़ दी। यस, यही रीज़न होता है, क्योंकि देखो इवापोरेशन में उसकी एनर्जी लूज हुई, क्योंकि वो लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ,
अब वो जब लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ तो उससे क्या लगा, उसे लगा अरे अब तो मेरे पास एनर्जी नहीं बची, अब मैं क्या करूँ, तो उसने सराउंडिंग से एनर्जी ले ली। ठीक है, जो पार्टिकल्स लूज हुए मतलब लॉस करे उसने, वो तो हो गए, अब जो पार्टिकल्स बचे थे उनने सराउंडिंग से एनर्जी ले ली। अब जब उन्होंने सराउंडिंग से एनर्जी ले ली तो क्या करा, उनने फिर से एनर्जाइज हो गए। अब उनने हमारे जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स ने फिर से जो हमारी पाम थी, वो पार्टिकल्स ने जो है हमारी लीव कर दी कूलिंग इफेक्ट की वजह से, मतलब वो पार्टिकल्स जो है वो कूल हो गए। ठीक है, तो इसका मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोग को, वो बताना कि इज इट इजी टू सिप टी या एनी हॉट बेवरेज। हॉट बेवरेज मतलब जो भी आपकी चाय कॉफ़ी हो गई, ठीक है, फ्रॉम कप और अ सॉसर इजीली। सॉसर की जगह आप लोग अपनी लैंग्वेज में जो है वो क्या समझ सकते हो, कटोरी भी समझ सकते हो। ठीक है, इज इट इजी टू सिप एनी हॉट बेवरेज फ्रॉम कप और अ सॉसर इजीली। बताइए इसका आंसर क्या, क्या आसानी से, किससे हम आसानी से जो है सपोज कर लो जो है टी पी पाओगे, कप में आसानी से पी पाओगे या जो है वो सॉसर से या कटोरी में से जल्दी पी पाओगे जल्दी। वो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें बताइएगा कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, सिर्फ फैक्टर ही बता देना तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग को कंसेप्ट जो है समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। क्या होता है, वो एग्जाम्पल ये है, इन हॉट समर डे people used to sprinkle water on roofs or on roads. Why? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत गर्मी लगती है, तो क्या होता है शाम के टाइम में, यूजुअली जो है इवनिंग टाइम में क्या होता है, जो हम लोग हैं ना वो अपनी रूफ पे या फिर रोड पे क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे कि मैम वो मिट्टी उड़ती है ना बहुत, इसलिए नहीं, वो भी ठीक है कि मिट्टी को बैठाने के लिए, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समर डेज में क्या होता है, वो वेपराइजेशन ज़्यादा तेज से होता है, ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि उनको हीट भी मिल रही है पार्टिकल्स को। ठीक है, और जब हीट मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो जो है वो जल्दी इवापोरेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्रीज हो रही है। लेटेंट हीट बताई थी ना आप लोग को, हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंक्रीज का साइन होता है। ऐसा इसलिए, लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई जो हीट है। ठीक है, पार्टिकल्स ने एवापोरेशन के दौरान क्या हुआ, अपनी जो क्या थी एनर्जी थी वो लूज कर दी। अब जो पार्टिकल्स बचे, देखो सब पार्टिकल्स तो नहीं मूव हो जाएंगे, है ना, अब जो पार्टिकल्स बचे उनके पास क्या थी,
एनर्जी कम रह गई, क्योंकि उनमें जो थे वो पार्टिकल्स जो थे वो कम होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। तो जब एनर्जी बची तो क्या हो, एनर्जी उन्होंने क्या करा, वो सराउंडिंग से ले ली। सराउंडिंग्स मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग्स मतलब हो गया कि जो एटमॉस्फेयर में जो हवा थी वहाँ से उन्होंने ले ली। अब जो वहाँ से हवा ले ली तो क्या हो गया, एनर्जी रीगेन कर ली। एनर्जी रीगेन कर ली, उस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने ठंडक छोड़ दी एटमॉस्फेयर में, इसलिए हमको ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि अब उनकी एनर्जी कम हो गई, वेपर्स के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गई। तो इसलिए ये जो हीट थी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, मतलब जो हीट जो है एटमॉस्फेयर में छुपी हुई थी उनसे एनर्जी रीगेन कर ली। इस वजह से जो हुआ उसने एटमॉस्फेयर को कूल कर दिया, ठीक है। इसलिए हमें ठंडा ठंडा लगता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। समझ में आया एग्जाम्पल? ओके, एक एग्जाम्पल और, आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि रब भी करना है। क्या होता है, एक एग्जाम्पल, why we should wear cotton clothes usually on summer days, on summer days, ऐसा क्यों? बताइए। क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है ना, वो हमारी जो बॉडी है वो बहुत स्वेटिंग, उसको हम कहते हैं पर्सिपिरेशन, ठीक है, बहुत पर्सिपायर करती है ड्यूरिंग समर, मतलब बहुत पसीना आता है हमें, है ना, समर्स में तो पसीना आता है। तो वो एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि हमें बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जो है वो हमारी बॉडी को पर्सपायर करना पड़ता है, मतलब कि बहुत पर्सिपायर नहीं होता है, पर्सपायर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत स्वेटिंग होती है, तो जब स्वेटिंग होती है तो देखो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक लग रहा है, सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूँ। पार्टिकल्स इवापोरेट हो गए, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवापोरेट हो गए। जब पार्टिकल्स इवापोरेट हो गए तो उन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी, एनर्जी लूज कर दी। अब क्या हुआ, अब उनके पास एनर्जी नहीं बची, तो उनने वेपर से एनर्जी अपनी रीगेन करी। जब वेपर से एनर्जी रीगेन करी तो क्या हो गया, वो फिर से री एनर्जाइज हो गए, वो फिर से री एनर्जाइज हो गए। तो जो लिक्विड था उसकी टेंडेंसी क्या होती है, मतलब वो क्या से ठंडे से होते हैं, तो इसलिए वो हमारी बॉडी को जो है वो ठंडा रखते हैं। इसलिए जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ना, वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट और वाटर होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से हीट को और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर से जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स रीजनरेट हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको अपने आप तो करने हैं ही, क्योंकि कंसेप्ट पूरा समझा दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया है। नहीं समझ में आएगा कमेंट्स कीजिए, फिर से समझाया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। हम एक ही चीज़ कहती हूँ मैं हर वीडियो में, प्लीज़ बी फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे बहुत प्रॉब्लम होती है अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। अभी आप लोगों को ये केमिस्ट्री बहुत हार्ड लग रही होगी, हो सकता है किसी को नहीं लग रही होगी, उनको नहीं लग रही, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, ये सब आपका इंटरेस्ट है। बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो चीज़ कभी भी जो है वो बुरी नहीं लगती है या हार्ड नहीं लगती है। तो प्लीज़ बी फोकस ऑन क्लियरिंग द कंसेप्ट्स। सबसे पहले उसे क्लियर कीजिए, फिर जो है उसका एप्लीकेशन पार्ट देखिए, फिर तीसरा उसकी एक्सरसाइज कीजिए जो बुक में आपके दी हुई है, ठीक है। तो इससे आपको कंसेप्ट ज़रूर समझ में आएगा और ज़रूर आप अच्छे से उस चीज़ को जो है ग्रेस्प कर पाएंगे। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ या आप लोगों को वो चीज़ कितनी डिलीवर हो रही है, ताकि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मैं उसको किसी और मेथड से बताऊँ, ठीक है। बस मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको पता चल जाएगी किस पे आने वाली है।
So thank you for watching and stay tuned. Also change the way of your thinking.